फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युतावेश तथा क्षेत्र, उसके क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट कराऊंगा। इससे जो पहले 24 क्वेश्चन हैं वो मैंने पहली वीडियो में करा दिए हैं, आप उन्हें देख लें, वीडियो सर्च कर लें। हमारी जो चैनल वेलकम भारत है उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आप जो 12th फिजिक्स है उसकी वीडियो ओपन कर लें, उसमें ये सब आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तेल का घनत्व 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मूल आवेश है E बराबर 1.60 और इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें जो गिवन है, दिया हुआ है, एक तो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E बराबर है 2.55 और 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। और जो 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य ये तेल की बूंद पर हैं, तो इस पर हम आवेश निकाल सकते हैं। ये जो n दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या मूल आवेशों की संख्या, ये 12 है। और जो बूंद पर आवेश है Q बराबर होता है NE। N यहाँ 12 है और E 1.6 और 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश है तेल की बूंद पर। जो G है ये भी दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो घनत्व है तेल की बूंद का, डेंसिटी है, वो दी हुई है। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, डी से भी कर लेते हैं, यहाँ रो से कर रहे हैं। ये है 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसे मैं आपको बताऊंगा, ये इस प्रकार से है, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब ये हमें चेंज करना है, जो SI प्रणाली है, MKS प्रणाली है, उसमें इस मात्रक को चेंज करना है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट 10⁻³ से गुणा कर दीजिए, याद रख लीजिए, और नहीं है तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1.26 यहाँ जो ग्राम है उसके किलोग्राम बना दीजिए। तो ये जो ग्राम है, आप जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 10⁻³ ग्राम होते हैं। लेकिन ग्राम छोटा मात्रक है, किलोग्राम बड़ा मात्रक है। तो जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो वो 10 की घात जो है माइनस की हो जाएंगी, -3 किलोग्राम। यानी 1 ग्राम बराबर है 10⁻³ किलोग्राम अपॉन, ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कीजिए तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁻²। मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक है। जब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, यानी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में चेंज करेंगे, तो 10 की घात जो है वो माइनस की हो जाती है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर है 10⁻² मीटर। और आप देख रहे हैं यहाँ क्यूब है, इसे आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यही तरीका है
मात्रक को परिवर्तित करने का। आप कहीं भी कोई मात्रक आपको बदलना है तो आप जहाँ वो मात्रक है उसे वहीं चेंज कर दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं आप 1.26 10⁻³ kg और अपॉन हो जाएगा 10⁻⁻² है और इसकी घात फिर 3 है, तो ये हो जाएंगी 2 तिया 6 10⁻⁻6 और मीटर क्यूब। अब ये 10⁻⁻6 है, ऊपर चल करके ये हो जाएंगी 10⁻+6 और 10⁻+6 और -3 तो 10⁻³ यानी रो बराबर हो जाएगा 1.26 और इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। जो तेल की बूंद है वो स्थिर रखी जाती है। ये स्थिति ये है, ये कोई तेल की बूंद है, इसका जो भार है आप जानते हैं हमेशा किसी भी वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखी गई है जिस पर जो बल है वैद्युत वो ऊपर की ओर लग रहा है। जो बल है वो QE के बराबर होगा, ये भी आप जानते हैं F बराबर QE। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये बूंद जो है स्थिर हो जाएगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा ये है ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर। तो अब आप जो बूंद है, बूंद की स्थिर अवस्था के लिए अवस्था में क्या होगा, जो बूंद का भार है mg वो बराबर हो जाएगा जो वैद्युत बल QE है इसके बराबर। m द्रव्यमान है और जो बूंद है वो गोल आकृति की होती है, गोलाकार होती है और गोले का जो द्रव्यमान है वो आप जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन तो है गोले का 4/3 पाई r³ और ये तो आयतन हुआ और घनत्व जो है तेल की बूंद है इसका घनत्व हमने मान रखा है रो और ये g है बराबर QE। r बूंद की त्रिज्या है। अब आपको ये बूंद की त्रिज्या ही निकालनी है। ये जो बूंद है इसकी त्रिज्या ये स्मॉल r है, यही आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा r³ बराबर QE, 3 गुणा में चला जाएगा और 4 ये बटे में आ जाएगा, पाई भी ये अपॉन में आ जाएगा, रो g ये सब नीचे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल 3QE/4 पाई रो g। या घनमूल ले दो आप इसका, घनमूल लेने पर क्यूब रूट लेने पर r चूँकि आपको निकालना है तो ये आ जाएगा 3QE/4 पाई रो g 1/3 का। बस अब आप इनकी मान ऊपर से रख दीजिए और 3Q है 12 1.6 10⁻⁻19 और E का जो वैल्यू है वो 2.55 और 10⁻⁴ 4 पाई का मान 3.14 1.26 10⁻³ और 9.81 और इस सब की जो पावर है वो 1/3 हो जाएगी। तो R इक्वल हो जाएगा, जब आप इसे गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.946 और 10⁻⁻18 और इसकी पावर 1/3। इसे आप लिख सकते हैं 946 गुणा 10⁻⁻21 और इसकी पावर 1/3।
946 का जब आप क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 9.81 और ये जो 10 की घात -21 है 21 है, ये गुणा हो जाएगी 1/3 से, यानी ये घात आ जाएगी -7। त्रिज्या है तो ये मीटर में आ जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो इसमें चित्र में दर्शाए गए वक्रों में से कौन संभावित स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करते। ये फिगर्स इसमें दी गई हैं। आप जानते हैं कि जो स्थिर विद्युत बल रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं हैं, उनका जो लक्षण है, उनके जो गुण हैं वो क्या होते हैं, उनके आधार पर आपको तय करना है कि इनमें से कौन सी रेखाएं स्थिर विद्युत क्षेत्र निरूपित नहीं करते हैं, यानी उन गुणों का, उन नियमों का पालन नहीं करती हैं। अब इसमें जो पहला है आप देख रहे हैं, पहला इस प्रकार से है, ये खिंचा हुआ है और इसमें ये यहाँ प्लस ये आवेश है। आप जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्लस आवेश से दूर जाती हैं, तो इन्होंने इस प्रकार से ये दर्शाया हुआ है, इस प्रकार से ये दिखा हुआ है। आप इस बुक से देख सकते हैं, ये इस प्रकार से ये दर्शाए हुए हैं और यही होता है वैसे तो, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं जो बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो सदैव जो पृष्ठ है उसके अभिलंबवत होती हैं, यानी उससे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सी रेखाएं जो हैं इसमें से इस प्रकार से तिरछी भी हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत नहीं हैं, तो इसका मतलब ये स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करता है ये फिगर। तो ये नहीं करता है, रॉन्ग। दूसरा आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो आवेश है ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, इस प्रकार से ये प्लस आवेश है। तो इसमें जो रेखाएं हैं, क्षेत्र रेखाएं, वो इस प्रकार से दर्शाई गई हैं। ये प्लस से माइनस की ओर यहाँ आ रही है, ये करेक्ट है, ठीक है ये। लेकिन आप देख रहे हैं ये माइनस से प्लस पे भी जा रही है, इस प्रकार से। ऐसे ही ये प्लस से प्लस आवेश पर भी आ रही है। तो कभी भी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो ऋण आवेश से नहीं चलती हैं, ऋण से प्लस की ओर भी नहीं चलती हैं। तो इसका मतलब ये रेखाएं भी स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करती हैं। क्योंकि अब आप तीसरे में देख रहे हैं, तीसरा जो फिगर है वो इस प्रकार से है, ये प्लस प्लस आवेश हैं, तो यहाँ से ये प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और इस प्रकार से ये हैं। ऐसे ही इधर से भी हैं, इस प्लस आवेश से इस प्रकार से ये, और इधर से ये है। तो ये जो विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं ये उनका पालन कर रही है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं, वो हमेशा प्लस आवेश से चलती हैं। तो प्लस आवेश से ही चल रही हैं, इधर भी और इधर भी, और ये हमेशा प्लस आवेश से प्रतिकर्षित भी होती हैं।
ये रेखाएं जब चल रही हैं इनके सामने यहाँ प्लस आवेश है, तो ये प्रतिकर्षित हो रही हैं, इससे दूर हट रही हैं। ये रेखाएं इससे दूर हट रही हैं और इसके वाली जो रेखाएं हैं ये इससे दूर हट रही हैं। तो इसका मतलब ये स्थिर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं ये रेखाएं। राइट, ये रॉन्ग है, ये राइट है। अब इसके बाद जो डी फिगर है उसमें ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है और इसकी वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से दर्शाई हुई है, इस प्रकार से। और भी रेखाएं हैं ये इस प्रकार से, ऐसे ये हैं। आप जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, इसलिए ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित नहीं करती हैं। जितने गुण हैं उनमें से अगर एक गुण का भी पालन नहीं करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो वे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित नहीं करेंगी। यहाँ कारण क्या हुआ कि ये रेखाएं परस्पर काट रही हैं, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करती है ये फिगर, ये रेखाएं। और इसके बाद एक और फिगर है, इस फिगर में इस प्रकार से ये बने हुए हैं, ये प्लस आवेश है इस पर और इधर ये माइनस आवेश है, माइनस। इधर से ये बल रेखाएं जा रही हैं और इधर ये ऋण आवेश पर आ रही है। ये बात सही है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सी रेखाएं हैं इसमें, इस प्रकार से निकल रही हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से बंद वक्र के रूप में भी दिखाई हुई है, इस प्रकार से। आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं, लेकिन यहाँ बंद वक्र के रूप में प्रदर्शित की गई हैं, इसलिए ये फिगर भी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करती है। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर्स हैं, 5 फिगर्स हैं इसमें, इनमें से केवल ये फिगर है जो राइट है, यानी ये क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 27, दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह z दिशा के अनुदिश है, परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। इसमें एक समान रूप से z दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक z दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁷ कूलाम मीटर के बराबर है, कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 27, इन्होंने दिया हुआ है कि z दिशा के अनुदिश है विद्युत क्षेत्र सभी जगहों पर, परंतु उनका परिमाण जो है नियत नहीं है उसका। वो z अक्ष के अनुदिश 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर की दर से वृद्धि करता है। तो आप इसमें परिवर्तन यहाँ लिखेंगे dE/dz, z अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन dE/dz ये बराबर है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर। और जो P है द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर है 10⁻⁷ कूलाम मीटर। ये z जो दिशा है यानी z जो अक्ष है उसके अनुदिश है, और जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो इसकी यानी z अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। अगर हम z अक्ष इधर मान लेते हैं तो इसकी ऋणात्मक दिशा -z ये होगी। तो
जो P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और E जो वैद्युत क्षेत्र है के बीच कोण जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री। जो कोण है थीटा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये जो पूरा कोण है ये होता है 180 डिग्री। इधर आप देख रहे हैं जो परिवर्तन है E में वो इस दिशा में है E, और जो P है वो नीचे की ओर है, यानी -z जो दिशा है उस दिशा की ओर है। इन दोनों के बीच कोण 180 डिग्री का है। अब बल आपको निकालना है, तो बल F बराबर होगा QE, और E की जगह हमें यहाँ लिखेंगे DE। E की जगह ये DE, चूँकि हमें इसका परिवर्तन पता है। अब हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। Q इसे लिख देंगे DE/dz और इंटू dz, यानी dz से हमने गुणा कर दिया और dz से हमने इसको भाग कर दिया। तो ये हो जाएगा QdZ, तो ये हुआ, और DE/dz ये। जो QdZ है ये तो P के इक्वल होता है। Q तो आवेश हुआ और dz अल्प दूरी है, तो ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, और ये DE/dz। इनकी वैल्यू आपको पता है, P 10⁻⁷ है और DE/dz 10⁵ है। तो ये हुआ 10⁻² न्यूटन। क्योंकि बल है इसलिए न्यूटन में आ जाएगा। अब बल आघूर्ण पूछ रहा, तो बल आघूर्ण टॉ जिसे हम बोलते हैं ये बराबर हो जाएगा PE sin थीटा। तो ये बराबर PE sin 180, और आप जानते हैं कि sin 180 का जो मान है वो 0 होता है, तो ये बराबर PE गुणा 0 बराबर 0। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। किसी चालक A जिसमें चित्र A में दर्शाए अनुसार कोई कोटर कैविटी गुहा को Q आवेश दिया गया है, यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। ये तो A पार्ट है। B पार्ट, कोई अन्य चालक B जिस पर आवेश Q है, स्मॉल q है, को कोटर गुहा में इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि चालक B चालक A से विद्युत रोधी रहे। यह दर्शाइए कि चालक A के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश Q प्लस Q है, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। पार्ट C है, किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना है, संभावित उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, उसकी फिगर जो A पार्ट है उसकी फिगर ये है। इस प्रकार से इन्होंने बनाया हुआ है। ये इसके अंदर एक कैविटी है यानी गुहा। ये किसी भी आकार की हो सकती है, कोई भी आकार इसमें हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं। अनियमित आकार की ये गुहा है। यहाँ इस पे जो आवेश है वो Q है और ये गुहा जो है A है। ये A पार्ट है। अब हमें ये दर्शाना है कि जो टोटल आवेश इसे दिया गया है वो इसके पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। तो वो कैसे हम दिखाएंगे कि इसके अंदर आवेश नहीं है, बाहरी सारा आवेश है। तो उसके लिए आप ये कैविटी है, ये जो गुहा है, इसके चारों ओर एक काल्पनिक पृष्ठ जिसे हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, इसकी कल्पना करते हैं। अब आप जानते हैं कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र E जो कैपिटल E है वो 0 होता है। तब गॉसियन पृष्ठ से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं फाई से, या फाई ई भी लिख सकते हैं। फाई ई बराबर है, ये बंद पृष्ठ के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ये आप जानते हैं, आपने पढ़ लिया है, और ये बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। आप जानते हैं कि फाई ई का मान जो है निकालते हैं हम ई डॉट डी एस से इंटीग्रल करके सरफेस टोटल बंद पृष्ठ के लिए, और इसे हम दूसरी विधि से निकाल सकते हैं, गॉस की प्रमेय से, Q अपॉन एप्सिलॉन से, जो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट है उससे भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये E है, ये 0 है, तो इसका मतलब ये सारा 0 होगा, तो ये बराबर 0 के है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर 0 इम्प्लाइज Q बराबर 0। इससे प्रदर्शित होता है कि कोटर में, ये जो कोटर है, तथा चालक के आंतरिक पृष्ठ पर आवेश शून्य होगा, क्योंकि चालक का जो आंतरिक पृष्ठ है वो भी यहाँ है, ये वाला है, और ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। तो इन पर जो है आवेश शून्य होगा, तथा जो संपूर्ण आवेश कैपिटल Q दिया हुआ है वो सारा का सारा आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित होगा। ये पार्ट ए है, यही हमें बताना था कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर आवेश नहीं है, संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर है। अब इसका जो सेकंड जो बी पार्ट है उसमें क्या है, अगर ये जो कैविटी है, ये मान लिया चालक है, इसके अंदर ये कैविटी है, और बी पार्ट में उसने कह दिया है कि इसके अंदर एक आवेश जो है जिस पर Q आवेश है ये रख दिया गया है। तो ये पूछ रहा है बाहर आवेश पर ऑलरेडी आप जानते हैं कैपिटल Q है, तो अगर ये आवेश अंदर रख दिया गया है और ये आवेश इससे टच नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पूछ रहा है कि जो बाहरी पृष्ठ है उस पर आवेश Q प्लस Q होगा, Q प्लस स्मॉल q, यानी इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब ये भी आप देख लीजिए इसका कारण क्या है। आप जानते हैं जो स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना है उसमें क्या है कि अगर ये आवेश Q है तो इसके विपरीत आवेश यहाँ प्रेरित हो जाता है प्रेरण के द्वारा। ये जो चालक है इसके भीतरी जो ये तल है इस पर इस Q स्मॉल q आवेश का विपरीत आवेश आ जाएगा प्रेरण के द्वारा, और जो बाहरी जो पृष्ठ है उस पर जो Q आवेश है उसके बराबर ही आवेश, उसके जैसा ही आवेश आ जाएगा। ये अगर यहाँ ये प्लस Q आवेश है, सपोज ये प्लस Q आवेश है, तो क्या होगा, यहाँ तो माइनस आवेश प्रेरित हो जाएगा, और इसके बाहर ये जो है अगर पहला जो आवेश प्लस कैपिटल Q था ये वाला, तो इसके बाहर स्मॉल q जो प्लस का ही है वो आवेश प्रेरित हो जाएगा, यानी इतना आवेश और आ जाएगा। ये कितना आवेश है, ये Q आवेश है। तो टोटल आवेश कितना हुआ, Q पहले से था और Q ये और आ गया, तो ये होगा Q प्लस Q आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर। यानी अगर हम कैविटी के अंदर कोई आवेश स्मॉल q रखते हैं, ये चूँकि इसमें माइनस चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस आवेश है, तो अगर ये आवेश हम यहाँ रखते हैं तो इसके जो निकट वाला पृष्ठ है यहाँ इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जो
बाहरी पृष्ठ है उस पर इसके समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा उतनी ही मात्रा में। तो इससे क्या होगा, इस पे पृष्ठ पे पहले से Q आवेश था, कैपिटल Q, और ये प्लस Q और आवेश प्रेरित हो गया, तो टोटल आवेश Q प्लस Q हो गया। ये बी पार्ट है। आप इसमें जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि इस स्थिति में कोटर में उपस्थित आवेश Q के कारण चालक की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाएगा। इसलिए जो बाह्य पृष्ठ है उस पर कैपिटल Q प्लस Q आवेश हो जाएगा। दोनों का योग Q प्लस Q होगा तो इतना आवेश हो जाएगा टोटल, जब तक कि इसमें रखा हुआ है। सी पार्ट है। सी पार्ट में ये पूछ रहा है किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना है, संभावित उपाय बताइए। तो इसमें क्या है, कोई सुग्राही उपकरण है तो उसके चारों ओर यानी उसका जो पर्यावरण है उसमें प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम कैसे परिरक्षित कर सकते हैं यानी बचा सकते हैं जिससे कि उसका कुछ बिगड़े नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं हम ऐसी स्थिति कब हो सकती है, कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चालक आवरण के अंदर, जो चालक का आवरण है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है यानी E का मान 0 होता है। अतः सुग्राही उपकरण को चालक आवरण से परिबद्ध करने पर प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित किया जा सकता है। मान लिया कोई चालक है, ये कोई चालक है, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र E 0 होता है और हमने जो सुग्राही उपकरण है वो इसके अंदर रख दिया। सपोज कोई उपकरण है उसके अंदर रख दिया और इसके चारों ओर प्रबल विद्युत क्षेत्र है, चारों तरफ ये प्रबल विद्युत क्षेत्र है मान लिया। तो आप जानते हैं क्योंकि ये जो चालक है इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र, जो इसका आवरण है इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, E का मान 0 होता है, तो इसमें रखा हुआ कोई भी सुग्राही उपकरण वो सुरक्षित रहेगा, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र है उसका प्रभाव यहाँ अंदर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र E का मान 0 होता है, इसलिए ये परिरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29। किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र σ/2 एप्सिलॉन नॉट n कैप है, जहां n कैप अभिलंबवत दिशा में बहुर्मुखी एकांक सदिश है तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्वेश्चन नंबर ये है 29। ये कोई खोखला आवेशित चालक है। अब मान लिया इसे कुछ धनावेश दिया जाता है, तो वो जो धनावेश है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, इस प्रकार से सारे में फैल जाएगा। माना आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ये सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा का अर्थ है इसके एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक पृष्ठ पर, जो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल है उस पर आवेश की मात्रा है ये। और ये कितना होता है, एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा का सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q/A। या अगर A क्षेत्रफल पर आवेश Q है तो एकांक क्षेत्रफल पर होगा Q/A, और एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसे हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ये सिग्मा बराबर Q/A।
अब मान लिया इस पर यहाँ कोई क्षेत्रफल अवयव है डी ए, ये डी ए है, डी ए क्षेत्रफल अवयव है, लघु अवयव है। अब इस पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। Q डी ए पर आवेश, Q बराबर सिग्मा डी ए। इस फार्मूले से ए की जगह डी ए आ गया तो Q बराबर हो गया सिग्मा डी ए। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्षेत्रफल है डी ए लघु अवयव है, इसके निकट एक तो बाहर बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ P जो इसके बहुत निकट है, और एक अंदर है बिंदु Q। दो बिंदु है ये हमने मान लिए, क्योंकि ये जो बिंदु P है और Q दोनों बहुत निकट हैं इसके, तो बिंदु P पृष्ठ के समीप है, तो यहाँ जो बिंदु P पर तीव्रता है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो दिशा है ये हो जाएगी बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी इधर। ये मैं दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा इसको। अब मान लिया बिंदु P जो है, ये जो बिंदु P है, इस पर ये जो अवयव है लघु अवयव, इसके कारण और इसके अलावा जो अतिरिक्त शेष है ये वाला जो चालक है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्रमशः E1 व E2 हैं, यानी इसके कारण और इस जो शेष है भाग इसका, इसके कारण E1 और E2 है। तो दोनों जो E1 और E2 हैं वो पृष्ठ के जो तल है उसके लंबवत होगी। इस प्रकार से E1 मान लिया ये है और E2 ये है, दोनों बाहर की ओर होंगी, और जो दोनों का योग है वही कितना होगा, वो सिग्मा अपॉन ये जो ये है इसके बराबर होगा, यानी E1 प्लस E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। इस पर जो हमने ये तीव्रता माननी थी ये इसके ही बराबर है, क्योंकि दो हिस्से हमने कर लिए, एक तो ये DA और एक शेष भाग, तो दोनों के कारण जो तीव्रता होगी वो वही तीव्रता होगी जो हमने P पे यहाँ मान रखी। अब Q, बिंदु Q ये भी क्षेत्रफल अवयव के निकट है, ये भी निकट है, लेकिन P बिंदु के ये विपरीत दिशा में है, ये इधर है ये बाहर है। तो Q पर जो क्षेत्र की तीव्रता E1 के बराबर होगी, लेकिन ये E1 की जो दिशा है उल्टी होगी इसके कारण, DA के कारण से दूर की तरफ को होगी ना, क्योंकि इस पर भी प्लस आवेश है, जबकि शेष आवेश के कारण इधर कोई होगी, ये E2 जिसे हम कह रहे हैं ये वाली, ये इधर कोई होगी क्योंकि आवेश इधर है और यहाँ बिंदु इस साइड में है, तो इससे ये अगर यहाँ धनावेश रखेंगे तो प्रतिकर्षित होगा, इधर को चलेगा, तो E2 की दिशा यही हो जाएगी। अब चूंकि बिंदु Q चालक के अंदर है, ये जो बिंदु Q है ये चालक के अंदर है, तो तीव्रता इस पर परिणामी 0 है, यह आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो अंतर है E2 माइनस E1 ये बराबर 0 के हो जाएगा, या E2 बराबर E1 के हो जाएगा। तो समीकरण 1 से यहाँ अगर आप रखेंगे E1 बराबर हो जाएगा E2 और बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह E1 की E2 रख दो या E2 की जगह E1 रख दो, तो E1 का मान आ जाएगा वही E2 के मान के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा। अब यदि बिंदु P पर एक छिद्र बना दिया जाए, यहाँ एक छिद्र कर दिया हमने, यानी इसे काट दिया, यहाँ से एक छिद्र कर दिया, तो क्षेत्र अवयव DA तथा इसके कारण जो आंतरिक बिंदु Q है उस पर वैद्युत क्षेत्र E1 दोनों समाप्त हो जाएंगे,
ये क्षेत्र जो डी ए ये भी ख़त्म हो जाएगा और E1 भी ख़त्म हो जाएगा, जो इसके कारण था, दोनों ख़त्म। तो बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र है, तब विद्युत क्षेत्र E2 छिद्र के किसी बिंदु पर केवल शेष चालक के कारण शेष रहेगा, यानी इसके कारण नहीं होगा, बल्कि जो ये वाला चालक है जो शेष है उसके कारण शेष रहेगा। तो छिद्र पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हो जाएगी E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये तीव्रता आ जाएगी। इसे हम वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, E2 वेक्टर बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ n कैप ये दिशा दर्शाने के लिए है, और n कैप का मतलब है ये छिद्र पर बहिर्मुखी दिशा में एकांक सदिश है। बहिर्मुखी का मतलब बाहर की ओर, ये जो छिद्र किया है इस पर ये बाहर की ओर एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मतलब जिसका परिमाण 1 हो, और ये इस जो DA है इसके लंबवत है बाहर की ओर। स्थिति ये हो जाएगी, अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ये हो जाएगी ये स्थिति। ये हमने छिद्र कर दिया और इस प्रकार से ये कटिंग हो गया, ये बाकी तो ऐसे ही रहेगा, ये इस तरीके से ये। तो यहाँ ये जो छिद्र है, यहाँ जो ये छिद्र है ये हिस्सा कट गया है, तो जो बिंदु Q है उस पर केवल इस हिस्से के कारण, जिस पर ये प्लस आवेश यहाँ दर्शाया हुआ है, इस हिस्से के कारण ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। DA जो हमने काट दिया है इसके कारण नहीं होगी, तो वही हमने यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से ये प्रूव करा रहा था। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।